हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम फिर से सीडीपी के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्या आप सभी ने ये सीडीपी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ्स पेडागोजी हो गया, जो भी जिसकी जैसी भी नीड है, पेपर 2 1 वाले हैं, पेपर 2 वाले हैं, क्या आप सभी ने ये सब पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया है? अगर नहीं कवर किया है और अगर आपको लगता हो कि मैम आप ये पढ़ा दीजिए, तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। हम ज़रूर एक इनिशिएटिव करेंगे जिसमें कि ये पूरा सिलेबस सीटेट वाला कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? ठीक है ना? तो अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम, वर्णनात्मक अध्यापन और पारस्परिक अध्यापन। तो एक बात बताइए आप, अनुकूलित, ग्रहणशील, वर्णनात्मक से कुछ समझ आ रहा है? जबकि पारस्परिक क्या है? देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी आपस में पारस्परिक अध्ययन अध्यापन का क्रिया कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना, एक वातावरण अच्छा क्रिएट होता है जिसमें बच्चा और शिक्षक दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अपनी अपनी भूमिकाओं में सहज हो पाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो पारस्परिक अध्यापन। अब देखिए, वर्णनात्मक में क्या होगा? शिक्षक बोलता जा रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, उसको समझ रहा है। लेकिन इसमें वो रिप्लाई रिस्पॉन्स कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ग्रहणशील में वो ग्रहण कर रहा है सिर्फ। अनुकूलित तो एटमॉस्फेयर क्या है, ऐसा अनुकूल है, लेकिन ये चीज इन सबसे बिल्कुल अलग हो गई। जबकि इसमें हमें बोला क्या है कि शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो विनिमय आदान प्रदान किस में करेंगे? पारस्परिक अध्यापन में। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मा धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है भौतिक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी भाषाई एंड ऑप्शन डी मनोसामाजिक। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 2000 मुझे लगता है 24, ये 2024 पेपर 2 के क्वेश्चन है, सीटेट के। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मा धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसे कौन सा आयाम है जिसके तहत दोस्तों, परिवारों और कौन कौन है, आत्मा धारणा और ये जो भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो क्या ये भौतिक है? भौतिक आयाम, भौतिक आयाम में क्या हो गया, पर्यावरण वाला आ गया है ना। संज्ञानात्मक में कॉग्निटिव, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो गया। भाषाई में केवल लैंग्वेज और विचार विमर्श हो गया। और मनोसामाजिक, देखिए इसमें मनो और सामाजिक, मनुष्य सामाजिक यानी कि समाज से भी चीजें सीखता है। ठीक है, अब मनोसामाजिक में ये सारी चीजें आ गई। क्या? आत्मा धारणा भी आ गया, भावनाएं भी आ गई, परिवार, साथी और इन सभी के पारस्परिक संबंध भी आ गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मनोसामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, यानी कि जो क्या है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ऑप्शन बी ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है, ऑप्शन सी आवृत्ति संग्राहक
संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है। एंड ऑप्शन डी आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। अच्छा एक बात बताइए, दृष्टि बाधिता है, ठीक है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें, है ना, तो जब दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको क्या सुनने वाली प्रणाली का उपयोग होगा, श्रवण प्रणाली? नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल और ये भी हो गया। क्यों? क्योंकि श्रवण तंत्र है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। एक बात यहाँ पर हमें क्लियर हो गई। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को तब, ठीक है। नेक्स्ट है, और वैसे तो ये नोन है कि जो दृष्टि बाधिता है उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि अक्षर उभरे हुए होते हैं जिनको टच करके बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्रेल केवल इसमें था और इसमें था, लेकिन इसमें कह दिया कि एक श्रवण प्रणाली है, नहीं। और ये क्या है, ब्रेल क्या है, एक स्पर्श प्रणाली है, ये तो ऑप्शन सही है। अब देखिए, आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? ब्रेल लिपि का, ताकि ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए जो क्या है, एक स्पर्श प्रणाली है, ठीक है। देखिए, जो नोट होते हैं ना, 10 का हो, 20 का हो, या 50, 100, 500 इन सब के नोट्स जो होते हैं उनको भी वो लोग समझ लेते हैं, केवल टच करके ही समझ पाते हैं, ठीक है। तो जो नोट होता है ना, वो केवल ऐसा नहीं होता है कि जिन्हें दिखाई दे रहा है या जो फिजिकली फिट हैं उनको वो ही समझ पाए उसको बारे में, है ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी समझ लेते हैं बच्चे जो जिन्हें दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, अंधे हैं जो, है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 वर्ष की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। क्या है कि 10 वर्ष की काकुली है जो गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है, और उसके समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? बताइए, अगर एक बच्चा है 10 वर्ष का, उसे नहीं आ रहा है, तो आप उसकी समस्या का समाधान कैसे करोगे? क्या करोगे आप उसको ये बोलोगे, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसे समस्या का समाधान दें, ऑप्शन बी है उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने को कहें, ऑप्शन सी है कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करें, एंड ऑप्शन डी है कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। तो क्या एक बात बताओ आप, हम डायरेक्टली उसको समस्या का सॉल्यूशन दे देंगे? नहीं। फिर उसे समस्या को छोड़ने के लिए कहेंगे और अगले पे बढ़ जाने को कहेंगे? नहीं। तो फिर टीचर किस बात के? फिर देखिए, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। ये हाँ ठीक ठीक लग रहा है, पर हमें और आगे ऑप्शन को पढ़ना होगा। फिर कड़ी से कड़ी सजा दें, अरे भाई ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो उस अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया और हमारे पास ऑप्शन राइट आंसर क्या आ गया कि कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे और जब जरूरत हो तो उसको सहारा दिया जाता है, आलम्बन प्रदान किया जाता है ताकि बच्चा और आगे बढ़े, ठीक है, वो डीमोटिवेट ना हो वहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सुझाव है। ऑप्शन ए, बुद्धि समय के साथ बदलती है, ऑप्शन बी, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है, ऑप्शन सी, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है, ऑप्शन डी, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। तो आप सभी बताइए कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उनकी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें उन्होंने क्या बताया है। ये चीजें तो आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, कोई कह सकता है कि जो बुद्धि है वो आनुवंशिक विरासत में मिलती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस से क्या होता है, बोला गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो बच्चा हो या हम सभी हैं, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे क्या होता है, बुद्धि विकसित होगी ना, बुद्धि का विकास होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ आनुवंशिकता पर ही, आनुवंशिकता से ही बुद्धि बढ़ी है या ज्यादा है बच्चे पे, ऐसा नहीं है, विरासत में नहीं मिलती है इतनी। नेक्स्ट है कि बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, आईक्यू लेवल,
सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है? नहीं। फिर है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का क्या केवल जो इंटेलेक्ट है वो एकेडमिक देख करके ही होता है कि आपका एकेडमिक कैसा रहा है ऐसे ही होता है? नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होता है पर वो ग्राउंड पे या फिर ये कह सकते हो आप सोशल वर्कर, सोशल बहुत अच्छा रहता है वो, ठीक है ना। किसी किसी को एकेडमिक्स का उतनी नॉलेज नहीं होती है जितना उसे समाज की नॉलेज होती है ना। तो ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन हाँ हम ये समझते हैं कि जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने बताया है कि जो बुद्धि है वो समय के साथ बदलती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बुद्धि समय के साथ बदलती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।